हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है भाभी माँ। आज सुबह सुबह ही भाभी का फ़ोन आया कि ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ, और फ़ोन काट दिया। मैंने चाय का प्याला मेज़ पर रख दिया और अखबार एक ओर रखकर सोचने लगा कि कोई बात ज़रूर है जो भाभी ने एक ही बात कहकर फ़ोन काट दिया। लगता है भाभी परेशान है। सोचते सोचते मैं अपनी युवावस्था में पहुंच गया, जब मैं बीएससी का छात्र था। अरे, चाय ठंडी हो गई है, क्या सोच रहे हैं? बेला ने आवाज़ लगाई। तो मैं जैसे सोते से जाग उठा और बोला, अरे, ध्यान ही नहीं रहा। मैंने चाय का प्याला उठाया। चाय वाकई ठंडी हो गई थी। मैंने कहा, पी लूँगा, कोई खास ठंडी नहीं हुई। ऐसे कैसे पी लोगे? मैं अभी दूसरी चाय बना लाती हूँ। बेला ने मेरे हाथ से चाय का प्याला पकड़ा और फिर न जाने बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं कहती हुई चली गई। मैंने अखबार उठाकर पढ़ना शुरू ही किया था कि बेला चाय लेकर आ गई। लो, चाय पी लो पहले, वरना ठंडी हो जाएगी, कहकर वो खड़ी हो गई। मैंने कहा, पी लेता हूँ भाई, अब तुम खड़ी क्यों हो? जाओ अपने काम निपटा लो। नहीं, पहले चाय पियो, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। मैं कोई बच्चा हूँ? हाँ, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, न जाने कहाँ खोए रहते हैं। बताइए ना, क्या बात है? कहकर बेला मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने चाय का घूंट भरा और बोला, देखो बेला, कुछ समस्याएं व्यक्ति की पारिवारिक होकर भी कभी कभी निजी बन जाती हैं। बस समझ लो कि ये मेरी निजी समस्या है, इसे मुझे ही हल करना है। अब तुम्हारी कोई भी समस्या निजी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो मुझसे जुड़ी होगी। अतः मिलजुल कर ही हमें उसे सुलझाना है। अच्छा बताओ, क्या बात है? मैंने चाय का खाली प्याला मेज पर रख दिया और बोला, सुबह ही भाभी का फोन आया था कि कोई ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। काफ़ी दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाभी परेशान है। लगता है बेटे बहुओं के साथ कुछ खटपट चल रही है। जब से भैया गए हैं ना, वो अकेली हो गई हैं। अपने मन की बात किससे करें? क्यों? बेटे बहुए उनके अपने नहीं हैं? मंजरी उनकी अपनी नहीं है? क्यों नहीं बांट सकती वो अपनी परेशानियां अपने बच्चों के साथ? बेला ने कहा, अरे, मंजरी तो अब दूसरे घर की हो गई है। रह गए सौमित्र और राघव। वो दोनों अपने व्यापार और गृहस्थी में मशगूल हैं। तीनों बच्चों में कोई ऐसा नहीं जिससे भाभी अपने मन की बात कह सके। आप हैं ना उनकी समस्याओं के समाधान करता? बेला ने कहा। मैं? हाँ, मैं हो सकता हूँ। मुझे वो अपना मानती हैं। सौमित्र और राघव के साथ वो मुझे अपना तीसरा बेटा मानती हैं। वो अक्सर बेटों से कहा करती थी कि नालायकों, तुम बुढ़ापे में हमारे सुख दुख में काम नहीं आओगे। गौरव मेरा तीसरा बेटा है, उसके होते मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं, कहकर मैं चुप हो गया। बेला बोली, ठीक है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए। मैं समझती हूँ कि उन्हें कोई आर्थिक परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। भैया काफी रुपया, बड़ी कोठी, जायदाद सब कुछ छोड़कर गए हैं। हमारे पास तो उनसे आधा भी नहीं। वही पारंपरिक सास बहू या बेटों की समस्या होगी। मुझे तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। भाभी बड़े घर की हैं, उन्होंने सदा हुक्म चलाया है, भैया और अपने बच्चों पर ही नहीं, मुझ पर भी। अब जमाना बदल गया है, उनकी हुक्म उदूली हो रही होगी जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। कहकर मैंने बेला की ओर देखा। ऐसा करो, तुम आज ही चले जाओ, भाभी से मिलकर देखो कि क्या बात है और उसे किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। कहकर बेला चली गई। कॉलेज के दिनों की मेरी स्मृतियां मेरे आंखों के सामने रह रहकर घूमने लगीं। भाभी, ओ भाभी, सुनती हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यही ना? कहकर भाभी ने मेरा पूरा वाक्य किया। भाभी, सच्ची मुच्ची आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो कुछ नहीं, बस लग रही हो। मन करता है तुम्हारी कौली भर लूं और तुम्हारी पप्पी ले लूं। भाभी प्लीज, एक पप्पी। जरूर, कहकर वो आगे बढ़ी और ले पप्पी कहकर मेरी कमर पर प्यार से धौल जमा दी। कैसी लगी? इस पर मैंने कहा, बहुत मीठी। वो चली गई। ठीक है, लेकर ही रहूंगा पप्पी, मैंने उन्हें पीछे से सुनाया। उनसे पैसे झटकने का मेरा ये अपना अंदाज था। एक दिन मैंने उनसे कहा, भाभी आज तो गजब ढा रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। बिना किसी बात के ही मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ भाभी, बिना किसी बात के। थैंक्स, मैं बोला।
भाभी बस थैंक्स और कुछ नहीं। और क्या? बोलो, लग रही हूँ सुंदर। बिना बात तो मैं सुंदर लगती नहीं। मैंने तो पूछा था, बता क्या बात है, क्यों लग रही हूँ मैं आज सुंदर? तूने नहीं बताया तो क्या मैं थैंक्स भी नहीं देती? कहकर वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा बता, आज कितने रुपए चाहिए? चलो, आप जिद कर रही हैं तो बस एक नोट। भाभी ने झट 5 रुपए का नोट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कहा, मैं बहरा हूँ क्या? फिर 5 रुपए तो आजकल उन्हें टिप भी नहीं दी जाती। मेरी औकात 5 रुपए? अरे तो बोल ना, कितने की औकात है तेरी? 10, 20, 50 कितने की? 50 से आगे गिनती तक नहीं आती क्या? भाभी ने 100 रुपए का नोट मेरी ओर बढ़ाया और फिर मेरे मुंह पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराकर चली गई। भैया ये सब देख रहे थे। उन्होंने भाभी से कहा, देखो सुमित्रा, तुम गौरव को बिगाड़ रही हो। उससे ये भी नहीं पूछती कि किस लिए चाहिए तुझे रुपए। अरे बच्चा है। अपने सौमित्र और राघव भी तो ऐसे ही जिद करते हैं। गौरव को रुपए दे देती हूँ तो क्या हुआ? इस तरह रुपए देकर तुम सौमित्र और राघव को भी बिगाड़ोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मानता हूँ तुम गौरव को बेटे जैसा मानती हो, पर इस तरह बच्चे बिगड़ जाते हैं। उस दिन भाभी का मूड खराब हो गया। वो भैया से बोली, मेरी अजीब मुश्किल है। गौरव पर सख्ती बरतती हूँ तो अजीब सी उथल पुथल मच उठती है दिल में। ढील देती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सोच नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भाभी जब बैठी हुई होती तो मैं अक्सर पीछे से जाता और उनके गले में दोनों बाहें डालकर उनकी पीठ पर झूल जाया करता था। वो कह उठती थी, हट रे, मेरी जान निकालेगा क्या? मैं कहता, क्या भैया से भारी हूँ? तो क्या उन्हें अपनी पीठ पर बैठाती हूँ? पीठ पर नहीं, सिर पर तो बैठाती हो। वो बोली, अरे सिर पर तो मैंने तुझे चढ़ा रखा है। तेरे भैया यही शिकायत करते हैं कि मैंने तुझे सिर पर चढ़ाया हुआ है, उसे बिगाड़ कर छोड़ेगी। उन्होंने कभी मेरे मजाक का बुरा नहीं माना। जब तक तुम नहीं आई थी बेला, भाभी के साथ जिंदगी हंसी मजाक में कटती थी। फिर रोते झीकते कटने लगी जिंदगी मेरे साथ। यही कहना चाहते हो ना? बेला तुरंत बोली। मैंने कहा, ऐसा तो मैं नहीं सोचता, लेकिन इतना सुखी, इतना दुविधा रहे जीवन मैंने फिर कभी नहीं देखा। ना किसी की फिक्र, ना फाका। माँ तो बचपन में ही मर गई थी और जब भैया की शादी हुई तो मैं ज़्यादा छोटा नहीं था। 10वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन भाभी के प्यार ने माँ की याद बुला दी। मेरे हर सुख दुख की साथी बनी। तभी बेला चौंक पड़ी। अरे दूध! कहकर रसोई की ओर भागी। मैं भी जोर से चिल्लाया, अरे क्या हुआ? होना क्या था? सारा दूध उबलकर बह गया तुम्हारे भाभी पुराण के चक्कर में। थोड़ी देर में वो फिर आकर मेरे पास बैठ गई। बोली, गौरव तुम आज ही चले जाओ, पता नहीं भाभी किस मुसीबत में है। मैंने कहा, हाँ बेला, यदि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इतने बड़े भक्त हो भाभी के। हाँ बेला, मेरे लिए वो भाभी ही नहीं, मेरी माँ भी हैं। उनका मुझ पर बहुत कर्ज है। बस यूं समझ लो, भाभी ना होती तो मैं आज जो हूँ वो ना होता, एक आवारा होता। और फिर तुम जैसी इतनी सुंदर, इतनी कुशल पत्नी मुझे कहाँ मिलती। हाँ हाँ, बटरिंग छोड़ो, हमेशा भाभी भाभी की रट लगाए रहते हो। अरे मैं बेला बेला भी तो रटता हूँ, पर तुम्हारे सामने नहीं। कहकर मैं मुस्कुराया। दूसरों के सामने बेला बेला ही रहता है मेरी जबान पर। मेरे सारे फ्रेंड से पूछ कर तो देखो। कहकर मैं चुप हो गया और सोचने लगा कि हो सकता है वहाँ भाभी का मन ही ना लग रहा हो। टेलीफोन पर रह रहकर भाभी का असंतोष झलकता रहता है। बेटे बहुओं से वो प्रसन्न नहीं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या भाभी को यहाँ ले आऊं? यहाँ ले आया तो क्या बेला निभा पाएगी उनसे? बेला को निभाना चाहिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझ जैसे आवारा को एक सफल आदमी बनाया है। वो घटना रह रह कर मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। जब मैं बीएससी फाइनल में था, मेरी बुद्धि प्रखर थी, परीक्षा में सदा फर्स्ट आता था। पर कुछ साथियों की सोहबत में पड़कर मैं सिगरेट पीने लगा था। पैसों की कमी कभी भाभी ने होने ही नहीं दी। एक दिन, भाभी ओ भाभी, क्या बात है, जल्दी से एक 100 का नोट निकालो। जल्दी करो नहीं तो भैया आ जाएंगे। डरता है भैया से? हाँ, उनसे डर लगता है और मुझसे नहीं। कहकर वो मुस्कुराई। अरे तुमसे क्या डरना, भाभी माँ से भी कोई डरता है। कहकर मैंने उनकी कोली भर ली और उनका एक चुम्बन ले लिया। वो मुस्कुराकर गुस्सा दिखाती हुई बोली, हट बेशरम कहीं का, बचपना नहीं गया अब तक।
मेरा बचपना चला गया तो तुम बूढ़ी नहीं हो जाओगी। फिर कौन बेटा माँ को चूमता है। अच्छा है, यूं ही बच्चा बना रहूं। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, चल हट, ले 100 रुपए का नोट। एक दिन भाभी ने आवाज लगाई, गौरव, मशीन लगा रही हूँ, कपड़े हों तो दे दो। मैंने अपनी कमीज, पैंट, बनियान उन्हें दे दिए। जब वो कपड़े मशीन में डालती थी तो वो मेरी कमीज की जेब में हाथ डालते हुए बड़बड़ाई, ये भी नहीं होता इससे कि अपनी जेबें देख लिया करे। देख ये क्या है। जेब में सिगरेट का पैकेट था। उसे देखकर वो वहीं माथा पकड़कर बैठ गई। गौरव और सिगरेट, वो चिल्लाई। गौरव। हाँ भाभी, क्या है। मुझे पैकेट दिखाते हुए वो लगभग चीखी, ये और मैं चुप। बोलता क्यों नहीं, क्या है ये, कहकर मेरे मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा और फिर फफक फफक कर रो पड़ी। काफी देर बाद वो चुप हुई। अपने आंसू पोंछते हुए कुछ सोचती सी मुझसे बोली, गौरव, सॉरी मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, अब कभी नहीं मारूंगी। मारने का मेरा हक खत्म हुआ। थोड़ी देर मौन रहकर वो पुनः बोली, अपने भैया से मत कहना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए मेरी ओर कातर नजरों से देखा। मैं काठ की मूर्ति बना खड़ा रहा। बहुत कुछ बोलना चाहता था पर मुंह से शब्द नहीं फूटे। अपनी सफाई में मैं कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो सब झूठ होता। मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी, बस इतना ही कह पाया था, सॉरी भाभी माँ। भाभी ने मुझसे बोलचाल बंद कर दी। दिन में 2 बार ही वो मुझे आवाज़ लगाती, गौरव नाश्ता तैयार है, गौरव खाना तैयार है, गौरव कपड़े हों तो दे दो। भाभी मेरे कमरे में आती और मेरी मेज़ पर 100 रुपए का नोट रखते हुए कहती, और ज़रूरत हो तो बोल देना। एक दिन मैंने कहा, जब आप मुझसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहती तो रुपए क्यों देती हैं। इसीलिए कि एक ऐप के साथ तुम दूसरे ऐप के शिकार ना हो जाओ, चोरी ना करने लगो। सिगरेट की तलब बुझाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे ना मिलने पर तुम चोरी करने लगोगे और मैं नहीं चाहती कि तुम चोर भी बन जाओ। आपकी बला से मैं चोर बनूं या डाकू। इस पर वो बोली, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं नहीं चाहती कि कोई भी नवयुवक किसी ऐप का शिकार होकर अपनी प्रतिभा को कुंठित करे। तुम मेरे लिए एक इंसान से अधिक कुछ नहीं, कहकर वो चली गई। मैं काफ़ी परेशान रहा। फिर सिगरेट ना पीने का संकल्प कर लिया। भाभी का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वो पीली पड़ती जा रही थी, हर समय उदास रहती, जैसे उनके भीतर एक झंझावात चल रहा हो। भैया ने भी कई बार कहा था, सुमित्रा क्या तबीयत खराब है। वो हंसकर टाल जाती थी। उनकी बनावटी हंसी से मैं दहल उठता था। एक दिन वो मेरे कमरे में आई, मेज पर 100 का नोट रखते हुए बोली, और चाहिए तो बोल देना। जैसे ही वो बाहर जाने को हुई, मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, भाभी। उन्होंने झटके से हाथ खींच लिया और बोली, मत कहो मुझे भाभी, उसे मरे तो काफ़ी दिन हो गए। माफ़ नहीं करोगी। माफ़ तो अपनों को किया जाता है, गैरों को कैसी माफ़ी। रोज़ाना इतने जुर्म होते हैं, क्या सभी को माफ़ी देने का ठेका मैंने ले रखा है। मैं कोई जज हूँ जो अपराधी की अपील को सुनकर उसे माफ कर दूं? क्या सौमित्र के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करती? अरे उससे तो यही कहती कि घर से बाहर हो जाओ। फिर मुझे क्यों नहीं कहा, तुम मेरे पेट के जाए जो नहीं। ठीक, यही मैं सुनना चाहता था। मैं तुम्हारा दिखावे का बेटा था। मतलब सगे और पराये में अंतर बना ही रहता है। मैं पराया हूँ। मैंने भूल की जो आपको अपना समझा। ठीक है, अब मेरा आपका वास्तव में कोई रिश्ता नहीं। अब के बाद आप मेरी सूरत नहीं देखेंगी। गुड बाय, कहकर मैं किताब के पन्ने पलट पलट कर पढ़ने का बहाना करने लगा। मैं आत्मग्लानि के भंवर में फंसा था। अपराध तो मुझसे हुआ था, इतना बड़ा विश्वासघात। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने निर्णय किया कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब माँ बाप ही नहीं रहे तो भैया भाभी पर कैसा अधिकार। अगले दिन भैया दफ्तर चले गए तो मैंने अपनी पुस्तकें, कुछ कपड़े अटैची में रखे और घर छोड़कर निकल जाने को तैयार हुआ। भाभी ने देख लिया था कि मैं अटैची लगा रहा हूँ। वो कमरे में आई, ये क्या हो रहा है, कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर आपका भी है, मेरा ही नहीं। इसके आधे मालिक आप हैं। आप घर छोड़कर क्यों जाएंगे? घर छोड़कर तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि असली कसूरवार तो मैं हूँ। आपके भैया के लाख मना करने पर भी मैंने आपको ऐबी बना दिया। आपके पतन की दोषी मैं ही हूँ।
आप कहीं नहीं जाएंगे। जाना ही होगा तो मैं जाऊंगी, कहकर उन्होंने अटैची से मेरे कपड़े निकालकर हैंगर में डाल अलमारी में लटका दिए और पुस्तकें मेज पर लगा दी। किस अधिकार से आप मुझे रोक रही हैं? मैंने पूछा। अधिकार की बात मत कीजिए, मैं नहीं जानती कि अधिकार किसे कहते हैं। बस आप कहीं नहीं जाएंगे, कह दिया सो कह दिया। कोई मेरी बात टाले मुझे बर्दाश्त नहीं। सौमित्र और राघव की हुक्म उधूली तो आप बर्दाश्त कर लेंगी? सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर तड़ातड़ चांटे बरसाने शुरू कर दिए। बदहवास सी सौमित्र राघव चीखे जा रही थी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे जा रही थी। मैं हाथ पीछे बांधे मूर्तिवत खड़ा थप्पड़ खाता रहा और फिर मैंने उनकी कोली भर ली और उनके मुंह को दोनों हथेलियों के बीच लेकर उनकी आंखें मिलाते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो कब की सिगरेट पीनी छोड़ दी है। देखो ये रहे सारे रुपए। और मैंने अपने बेड के नीचे रखे 100 के नोटे की ओर इशारा किया। फिर फफक फफक कर रो पड़ा। उन्होंने मुझे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही खड़ी रहीं, फिर साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं एक बार फिर विश्वास कर लेती हूँ, कहकर वो जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और बोला, भाभी माँ, मैं वादा करता हूँ कि अब कोई गलती नहीं करूँगा। ठीक है, कहकर वो चली गई। और ये उसी का फल है बेला कि मैं आज इस रूप में तुम्हारे सामने हूँ। बेला बोली, खैर छोड़िए, अब सुधरे हुए हैं तो क्या हुआ, हैं तो आप एक्स एबी। और मुस्कुराते हुए जाते जाते कह गई, आप आज ही चले जाइए भाभी से मिलने। तुम भी चलो। नहीं, शायद वो तुमसे कोई प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। मेरी उपस्थिति शायद उन्हें अच्छी ना लगे, आप अकेले ही जाइए। ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ, ड्राइवर को आज छुट्टी दे दो। बेला बोली, उसे भी साथ ले जाते तो क्या बुराई थी, कोई साथ में हो तो अच्छा है। अरे ये रहा आगरा, 2-2.5 घंटे का ही तो सफ़र है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर मैं आगरा के लिए निकल पड़ा और 3 बजे आगरा पहुँच गया। कोठी के गेट में घुसते ही देखा कि भाभी सामने ही लॉन में कुर्सी पर बैठी हैं। मुझे देखते ही वो खिल उठी, आ गए गौरव? हाँ भाभी, कहते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। अकेले ही चले आए हो, बेला को भी ले आते। मैंने कहा उसे कुछ ज़रूरी काम था, मैं जल्दी में चला आया, इसीलिए कि ऐसी क्या बात है जो आपने बुलाया है और कारण भी नहीं बताया। सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक है, कोई खास बात नहीं। बात तो कुछ ज़रूर है भाभी, वरना आप इतनी जल्दी फ़ोन छोड़ने वाली कहाँ थी? बताइए ना क्या बात है। अरे दम तो ले, चाय पानी पी, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे, कहकर भाभी ने नौकर को आवाज लगाई। अरे रामू। रामू भागता हुआ आया और बोला, कहिए बीबी जी। जा 2 कप चाय बना ला। चाय पीते पीते कुछ देर बाद मैंने पूछा, कैसी हो भाभी? यूं तो सब ठीक ठाक है गौरव, पर यहाँ अब मन नहीं लगता। मुझे अपने साथ दिल्ली ले चल। इसमें क्या मुझे किसी की आज्ञा लेनी होगी? जब चाहिए चलिए, मैंने कहा। हाँ, आज्ञा लेनी होगी, बेला की। वो बोली, कैसी बात करती हो भाभी, आपको साथ ले चलने के लिए बेला की आज्ञा? बेला कौन होती है आज्ञा देने वाली? नहीं भाभी नहीं, अपने इस बेटे पर तुम्हारा कितना अधिकार है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। पर बताओ तो सही क्या बात है? सौमित्र राघव दोनों बहुएं क्या नाराज चल रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? मुझे कुछ कहने की हिम्मत कौन करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मन नहीं लगता, अब मेरा दम घुटता है यहाँ, कहकर वो कुछ उदास सी हो गई। भाभी साफ साफ बताओ ना, कुछ बात तो ज़रूर है। समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं। बस यूं ही समझ लो, बेटे बहुओं के रंग मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि ये बहुएं तुम्हारे भैया की इज्जत खाक में मिलाने पर तुली हुई हैं। इनकी चाल ढाल, इनका रंग ढंग, इनका लाइफस्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं दिखाई दे रहा था भाभी की परेशानी का। मैं पहले ही जानता था, हो ना हो वही सास बहू का, माँ बेटे का पारंपरिक तनाव है। थोड़ी देर बाद भाभी फिर बोली, गौरव, अब सहन नहीं होती मुझसे बहुओं की ये चाल ढाल। सौमित्र और राघव तो जोरू के पक्के गुलाम बन गए हैं, दब्बू कहीं के, उनके ही रंग में रंग गए हैं। जन्म से जवानी तक चढ़ा हुआ माँ का रंग इतना कच्चा पड़ गया कि बहुओं के आते ही उतर गया। अरे मैं तो इनसे बड़े खानदान की थी, पढ़ी लिखी भी इनसे कम नहीं हूँ, इनसे हर बात में आगे हूँ।
चलो और कुछ ना सही, इनकी सास तो हूँ, ये सब कुछ मेरा ही तो है, फिर भी। कहकर भाभी चुप हो गई। मैंने कहा, भाभी मैं समझ तो रहा हूँ, पर ये भी जानता हूँ भाभी, मेरे कहे को उपदेश मत समझना, ये भी मत समझना कि मैं तुम्हें बोझ समझकर टालना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ भाभी कि तुम प्रसन्न नहीं हो, परेशान हो, पर क्या तुम सुख खोजने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकती? मतलब ये भाभी कि सुख तो हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है, उसे बीनने और संजो कर रखने का ढंग बदल दो तो तुम्हारी झोली में सुख ही सुख होगा। स्पष्ट कहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी रुचि बेटे बहुओं के दोष ढूंढने तक ही सीमित हो गई हो, अच्छाई देखने की इच्छा ही नहीं हो। अरे तू तो मुझे उपदेश ही देने बैठ गया, इतना ही कह पाई थी कि मैं बोल उठा। देखो भाभी, मुझे तुमसे ये आशा कदापि नहीं कि तुम अपने गौरव का उपदेश झाड़ने वाला समझोगी। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया, अपने मन की बात सदा ही साफ साफ करता रहा हूँ। आज भी मैं तुमसे उसी रूप में अपने मन की बात कह रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि मेरे मन में आई हर बात सही हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिना किसी लाग लपेट के मैंने अपने मन की बात आपसे कह दी, आप प्लीज़ अन्यथा न लें। इस पर वो बोली, तू बता गौरव, बहुएं जीन्स पहनकर बाहर निकलें, ये गलत नहीं तो और क्या है? मैंने कहा, बड़े भैया की बड़ी बेटी एमए कर रही है, कॉलेज जीन्स पहनकर जाती है या नहीं? जाती तो है, पर वो तो बेटी है। बस यही तो गड़बड़ है भाभी, बहुएं क्या तुम्हारी बेटियां नहीं? जो कुछ भी हो, पर बेटी बहू में अंतर तो रहता ही है। बहुएं बड़े बूढ़ों का इतना भी लिहाज ना करें कि उन्हें देखकर तिनके की ओट जितना पर्दा कर लें, और बेटी भले ही नौजवान लड़कों के साथ बेलिहाज घूमती फिरे। मैंने कहा, ये तो भाभी एक कोल्ड वॉर है, न जाने कब से जारी है, इसका अंत होता नजर नहीं आता। सास मां नहीं बन सकती और बहू बेटी, इसमें मैं आपको दोषी नहीं ठहराता। कदाचित आप ठीक कह रही हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं मैं ये भाभी के डर से तो नहीं कह गया, पर मैं डर जरूर रहा था कि कहीं वो मेरी बात को अन्यथा न ले लें। वही हुआ, वो बोली, अरे तू तो वाकई मुझे उपदेश झाड़ने लगा, लगता है अब तू बड़ा हो गया है, मुझे उपदेश देने लगा। वही हुआ ना भाभी, जिसका मुझे अंदेशा था। निश्चल बात मैंने आपसे कही तो आप बुरा मान गई, सॉरी। सोचता हूँ आप ठीक कहती हैं, एक दिन में ही बेटा माँ का न होकर बहू का हो जाए तो गलत तो है ही। और मैं चुप हो गया। अपनी बात को पानी देती हुई वो बोली, क्या मैं इतनी नासमझ हूँ कि ये भी नहीं जानती कि दो दूनी चार होते हैं, पांच नहीं? मुझे क्या एकदम बेवकूफ़ समझ रखा है? तू ये बता कि जब बहू के चेहरे पर सास ये लिखा पढ़ ले कि इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना हराम कर दिया, हमारी सारी प्राइवेसी पर बंदूक ताने सिपाही की तरह पहरा देती रहती है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? इसका अर्थ क्या है? बता, कोई दूसरा अर्थ हो सकता है इसका? इसे अपराध ना मानूं? क्या ये मेरा अपमान नहीं? दब्बुओं की तरह इस कान से सुनकर उस कान से निकालती रहूं? क्या मैं उनके पतियों का दिया खाती हूँ? क्या लाई थी वो अपने अपने घर से? हमने दहेज के नाम पर छदाम भी नहीं लिया। कौन सा ऐसा शौक है इनका जो मैंने पूरा नहीं किया? अरे हमारी सुहागरात तो घर में ही मनी थी, पर मैंने तो एक को ऊटी भेजा तो दूसरी को गोवा। कौन सी कमी छोड़ी है मैंने इनके अरमानों को पूरा करने में? आते ही बेटों को अपने काबू में कर लिया। मैंने भाभी के प्रश्नों की बौछारों पर एकदम ढाल सी तानते हुए कहा, छोड़ो भी भाभी, ये सब मुझे क्या बता रही हो? मैं नहीं जानता, नया नया जोश है, बच्चे ही तो हैं सब, इन्हें दीन दुनिया की क्या खबर? अरे सुगृहिणियों के कुछ तौर तरीके होते हैं कि नहीं? सुबह 8 बजे तक सोते रहो, नौकर चाय लेकर पहुंचे, महारानियां बिस्तर पर ही चाय पीती हैं। सुबह उठकर किसी को नमस्कार प्रणाम नहीं, उठते ही टूट पड़ो चाय के प्याले पर, अपने मजनुओं के साथ। मेरे सामने मटक मटक कर निर्लजों की तरह बातें करती हैं। बेटों पर ऐसा हक जमाती हैं जैसे अपने बाप की यहाँ से लाई हुई कोई जायदाद हो। हुक्म चलाती हैं, नाम लेकर पुकारती हैं, अरे सौमित्र सुनो तो, अरे राघव तुमने ये काम नहीं किया। कितनी बार कहना पड़ेगा यार, तुम समझते क्यों नहीं? पति को यार कहती हैं, काम पूरा क्यों नहीं किया इसका स्पष्टीकरण मांगती हैं। ये तमीज है पति से बात करने की? अब तू कहेगा गौरव कि भाभी पति को पति मानने का जमाना गया। अरे पति को पति ना माने तो क्या बाप माने, भाई माने या बेटा?
क्या माने? भाभी पति को दोस्त भी तो माना जा सकता है, कहकर मैंने भाभी की प्रतिक्रिया को परखने की कोशिश की। ठीक है गौरव, तुझे भी मुझ में ही बुराई नजर आई, फिर गलत समझ रही हो भाभी, मेरा आशय ये नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ भाभी कि बहू बेटों में किसी की भी हिम्मत नहीं जो आपका अपमान कर सके। यदि कोई आपका अपमान करता है तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूँगा? बस मेरा तो यही कहना है कि चीज़ों को देखने के अपने दृष्टिकोण को बदल कर देखो, फिर देखो कि कुछ अच्छा नज़र आता है या नहीं। तभी सौमित्र आ गया। चाचा जी प्रणाम कह झुक कर उसने मेरे पैर छुए। खुश रहो बेटा, ठीक हो? जी चाचा जी। तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है, राघव भी साथ ही है। हम दोनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी अपने काम को बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा चाचा जी, मैं अभी आता हूँ, ज़रा फ्रेश हो लूँ, कहकर सौमित्र उठकर चला गया। शाम हो चली थी। भाभी मुझे ड्राइंग रूम में ले गईं। मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठा ही था कि दोनों बहुएं बाहर से आ गईं। मुझे देखकर दोनों मेरे पास आईं और मेरे पैर छुए। बड़ी बोली, कितनी देर हो गई चाचा जी आपको आए हुए? चाची नहीं आई, बस अभी आकर बैठा हूँ, उन्हें कुछ काम था। कैसी हो तुम लोग? हम ठीक हैं, कहकर बड़ी मुस्कुरा पड़ी। छोटी ने भी मुस्कान बिखेरी और बोली, चाचा जी सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। जाओ, तुम लोग थक गई होंगी। वो भीतर चली गई। भाभी बोली, गौरव जब से आया है यूं ही कसा हुआ बैठा है। जा हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, डिनर का समय हो रहा है। भाभी, मैं और चारों बहू बेटे खाने की मेज पर बैठ गए। आधे घंटे में डिनर समाप्त हो गया। मैंने रामू से कहा, रामू एक एक प्याला चाय। थोड़ी ही देर में रामू ने चाय लाकर मेज पर रख दी। मैंने उससे कहा, रामू अब तू घर जा, कल जल्दी आ जाना। चाय पीते पीते मैंने उन चारों को डांटना शुरू किया। क्यों भाई, आप चारों भाभी को बोझ उठाते उठाते थक गए हो क्या? सभी चौंक पड़े मानो अचानक बिजली कड़क उठी हो। सौमित्र बोला, क्या मतलब चाचा जी, हम समझे नहीं। हम उठाएंगे माँ का बोझ। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, मैंने थोड़ा तेज स्वर में कहा। इस पर सौमित्र कुछ आहत सा बोला, बोझ तो अकेली ये उठा रही हैं हम सबका। हम कौन होते हैं इनका बोझ उठाने वाले? माँ के कारण ही तो समाज में हमारी एक अलग पहचान बनी है। सभी एक स्वर से कहते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाना कोई सुमित्रा से सीखे। कितने गुणी, सुशील, सभ्य और होनहार बच्चे हैं। पिताजी का नाम कोई नहीं लेता। आज जो हम राजा बने फिर रहे हैं, माँ की ही बदौलत। तभी राघव ने पूछा, क्या माँ ने कुछ कहा आपसे? मैं बोला, क्यों भाभी तुम्हारी शिकायत क्या मुझसे करेंगी? क्या उन्हें तुमने इतना कमज़ोर समझा है कि वो तुम्हें ठीक करने के लिए मेरी सहायता मांगेंगी? वो तो तुम्हें क्या, मुझे भी ठीक कर सकती हैं। कहकर मैं रुक गया और मेरे चेहरे पर एक रोष उभर आया। सौमित्र बोला, चाचा जी क्या मुझे इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि इस घर में माँ की इजाज़त के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता? इस पर मैंने कहा, आगे भी उन्हीं का हुक्म चलेगा। वो इस घर की मालकिन है, उनकी इजाज़त से ही सब कुछ होगा। हम कब इनकार करते हैं चाचा जी? इस पर राघव बोला, और सुन लो बहुओं, मैंने कहना शुरू किया। सब लोग अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम में से कोई भी दाएं बाएं चला तो ये तो बाद में कहेंगी, मैं ही तुम सबको ये कह दूंगा कि तुमने जो कुछ कमाया है उसे उठाओ और अपनी अपनी पत्नी की उंगली पकड़कर दफा हो जाओ इस घर से। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? ना बड़े की शर्म, ना छोटे का लिहाज। कुल की कुछ परंपराएं होती हैं, उनका पालन करते तुम्हें शर्म आती है? बेशर्मों की तरह माँ के सामने नंगा नाच नाच कर उन्हें नीचा दिखाना चाहते हो। समाज में उन्होंने जो प्रतिष्ठा बनाई है उसे मिट्टी में मिला देना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? आखिर बात क्या है? सौमित्र ने पूछा। बात कुछ नहीं बेटा, मैं समझता हूँ तुम चारों के भीतर इतनी अक्ल जरूर है कि ये पहचान सको कि माँ को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। इतना भी त्याग नहीं कर सकते तुम अपनी माँ के लिए कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे उन्हें पीड़ा पहुंचे। मैं समझता हूँ तुम लोगों में त्याग की भावना है ही नहीं, स्वार्थी हो तुम सब लोग। एक बार आंखें बंद करके ये तो सोच लिया करो कि माँ ना होती तो तुम क्या होते। ये भी अपने ऐशो आराम के लिए मनमानी करती तो तुम लोग क्या होते। बस, इससे अधिक मैं कुछ और नहीं कहूँगा, कहकर मैं शांत हो गया। कुछ देर शांत रहकर मैंने भाभी से कहा, भाभी कल सुबह यहाँ से हम दिल्ली के लिए निकल लेंगे।
मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। अब आप मेरे साथ रहेंगी। जब इन लोगों का मन करेगा ये मिलने आ जाया करेंगे। जब आपका मन करे आप यहाँ आ जाना, ये आपका घर है। अगली प्रातः मैं भाभी को लेकर दिल्ली आ गया। बेटे बहू ने बहुत विनती की कि माँ मत जाओ, पर मैं उन्हें ये कहकर ले आया कि मेरा अपना घर भी उनका अपना ही घर है। भाभी को दिल्ली आए हुए 15 दिन बीत गए। मैं सूक्ष्मता से परख रहा था उनके चेहरे को। मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे की उत्फुल्लता का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और उदासी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मैंने बेला से पूछा, लगता है भाभी की मुख कांति कुछ फीकी सी पड़ने लगी है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। आखिर क्यों? कह नहीं सकती गौरव, पर मैं सतर्क हूँ कि कोई भी ऐसा काम न करूँ जो उन्हें बुरा लगे। कई बार उनके सामने मेरे मुंह से गौरव निकलते निकलते बचा है। मैं जो कुछ भी करती हूँ पहले सोच लेती हूँ कि उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। उनके उठने से पहले सोकर उठ जाती हूँ। उनके उठते ही उनके पास जाकर उनके चरण स्पष्ट करती हूँ। उनके पास बैठकर पूछती हूँ, भाभी नींद ठीक से आई? हाँ बहू, बहुत अच्छी आई। चाय ले आऊं भाभी? अभी ठहर जा, जरा फ्रेश हो लूं। रात को जब वो कई बार कहती हैं कि अरे उठ, जा देख गौरव तेरे इंतजार में जाग रहा होगा। जा अब छोड़ मुझे, कब तक मेरे पैर दबाती रहेगी? तब कहीं रात में उनके पास से आती हूँ। आज सुबह थोड़ी देर उनके पलंग पर बैठी ही थी तो बोली, अरे उठ, यहाँ बैठी रहेगी क्या? जा उठकर गौरव को चाय दे, उठा उसे, सूरज चढ़ आया है। कब तक सोता रहेगा आलसियों की तरह? वो तो नहा धोकर तैयार भी हो चुके। ये सुनते ही वो आंखें फाड़कर देखने लगी। अच्छा? हाँ भाभी। तभी मैं वहां पहुंच गया। भाभी के चरण स्पर्श किए तो भाभी ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे गौरव, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? मतलब यही कि यही गौरव सुबह कान पकड़कर उठाने से उठता था और आंखें बंद किए किए ही चाय का प्याला हाथ में पकड़ लिया करता था। और आज वही गौरव। सच कहूं भाभी, कान पकड़कर उठाने वाली तो चली गई, और कोई ऐसा है नहीं जो कान पकड़कर उठाने की हिम्मत करे। बेला नहीं है, भाभी बोली। भाभी के इतना कहते ही बेला बोली, भाभी मैं इनके कान पकड़ूं? मेरी तो रूह कांपती है इनके गुस्से से। हर वक्त डरी डरी रहती हूँ, तो इनके डर के मारे मैं आपसे इनकी शिकायत भी नहीं कर सकती। ये बस डरते हैं तो आपसे। कहकर बेला चुप हो गई। मैं बोला, सच पूछो तो भाभी, आपकी अनुपस्थिति आपकी उपस्थिति से ज़्यादा महसूस होती है। हर समय यही लगता है कि भाभी छिपकर देख रही हैं। सावधान रहता हूँ कि आपको कुछ बुरा न लग जाए। इस पर बेला बोली, सच भाभी, मैं तो हर वक्त डरी डरी रहती हूँ कि कहीं भाभी को बुरा न लग जाए। भाभी बोली, इतनी चिंता करती हो मेरी, हर वक्त डरती हो मुझसे, तुम्हें भी कुछ अच्छा लगता है, ये नहीं सोचती? बेला बोली, अपने बारे में तो मैं तब सोचूं ना भाभी, जब मुझे आपके बारे में सोचने में कोई कष्ट हो। आपके बारे में सोचने में, आपकी भावनाओं की कद्र करने में ही सुख महसूस करती हूँ मैं तो। मैं जानती हूँ भाभी कि जब माँ को अपने बच्चे का टट्टी पेशाब साफ करने में कोई कष्ट नहीं होता, तो बड़ा होकर उस बच्चे के मन में भी क्यों तकलीफ हो माँ के लिए कुछ करने में। नहीं बेला, ये गलत है। मैं क्या हवा हूँ जो तुम मुझसे हर वक्त डरी डरी सी रहो? बच्चे अपना मन मारे तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? मैं कोई जेलर हूँ? तुम्हें कैदी बनाकर रखने में मुझे सुख मिलेगा? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा गौरव। तुम भी सुन लो, अपने को मेरा नौकर समझते हो? क्या मैं चाहती हूँ कि मुझ तानाशाह के सामने तुम बाअदब बामुलायजा पेश आओ? मैं हंटर वाली हूँ, क्या समझ रखा है मुझे? मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों ने घर में एक शून्य फैला दिया है। मरघटी चुप्पी नजर आती है मुझे यहाँ। अरे, ये घर किलकारियों से जब गूंजेगा तब गूंजेगा, लेकिन तब तक कि तुम लोग चहकते फुदकते रहो, एक दूसरे के शिकवे शिकायत करते रहो। तुम कभी एक दूसरे की शिकायतें क्यों नहीं करते? अरे, छोटों की शिकायतें सुनने और उनका फैसला करने में भी एक सुख होता है। मुझे तुम उससे वंचित रख रहे हो। क्या मैं देख नहीं रही बेला कि तुम गौरव को टाइम नहीं देती? गौरव शाम को लौटता है, तुम मुझसे चिपकी बैठी रहती हो। वो चुपचाप आता है, कपड़े बदलकर चुपचाप नौकर से चाय को कह देता है और अकेला अपने कमरे में चाय पी लेता है। मैं देख रही हूँ
कि तुम लोग मेरे सामने न खिलखिलाकर हंसते हो, ना ही एक दूसरे के साथ अपनत्व की बातें करते हो। मुझे सब कुछ बनावटी लगता है। दिखावट क्या अच्छी लगती है? अरे, बहू बेटे खिलखिलाते अच्छे लगते हैं। तुमने एक बार भी अब तक शिकायत नहीं की कि देख लो भाभी, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। ना ही कभी मैंने गौरव को देखा कि वो तुझे डांट रहा है। अरे, शिकवे शिकायत रूठना मनाना, ये सब तो स्वस्थ जीवन के मिर्च मसाले हैं। ये ना हो तो जीवन स्वाद विहीन सा बन जाता है। साफ सुन लो, इन्हीं सब कारणों से मैं यहाँ सहज अनुभव नहीं कर रही हूँ। एक घुटन सी महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम लोग दब्बू से सहमे सहमे से रहते हो। ये सब मेरे भीतर एक अपराध बोध जगाता है, जैसे मैं आतंकी हूं तुम लोगों के लिए। कहकर भाभी चुप हो गई। थोड़ी देर रुककर भाभी फिर बोली, मैं देख रही हूं मैं किसी नए गौरव के पास आई हूं। पता नहीं मेरा पुराना गौरव कहाँ खो गया। कहता है भाभी उदास हो, उसे मेरी उदासी तो दिखाई दी। कहाँ गई मेरी वो सुंदरता? भाभी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी, तब तो रुपए ऐंठने होते थे। मतलब मैं अब सुंदर नहीं थी तब? मुझे धोखा देकर रुपए ठगा करता था। ना भाभी ना, सुंदर तो तुम अब भी उतनी ही हो। पाला पड़ने से मुरझाए फूल का सौंदर्य खत्म हो जाता है क्या? मेरी भाभी अतीव सुंदर थी और हैं और सदा रहेंगी। कहकर मैंने उनकी कोली भर ली। अरे हट, अभी भी मस्ती सूझ रही है। बता कितने रुपए चाहिए? भाभी शर्माती हुई बोली। फिर हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बस ऐसा ही वातावरण चाहिए मुझे घर में, एकदम निर्द्वंद, उत्फुल्ल, उन्मुक्त। कहकर भाभी मौन हो गई। 15-20 दिनों बाद मैंने भाभी से कहा, भाभी उदास सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ खास नहीं, पता नहीं बच्चे कैसे हैं। भाभी ने कहा, ठीक ही होने चाहिए, कोई बात होती तो फोन आ जाता। मैं बोला, लगता है वो परेशान है, नाराज है। उस दिन से फोन भी नहीं आया। फोन तो कई बार आ चुका है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। क्यों? उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमसे डरते हैं भाभी। कह रहे थे कि पता नहीं मम्मी किस बात पर डांट दें। और अब जो डांटूंगी कि अपनी खैर खबर क्यों नहीं दी मुझे। अरे भाभी, क्यों चिंता करती हो? वो अब ज्यादा सुखी होंगे। नहीं, सौमित्र राघव दोनों को मैं जानती हूँ। दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे। उनकी याद आ रही है। और बहुओं की नहीं? मैंने तपाक से पूछा। बहुओं की क्यों नहीं आएगी? आखिर बड़े चाव से उन्हें घर लाई हूँ। उनके सभी अरमान पूरे करके मैंने अपने ही मन की साध पूरी की है। पहन ओढ़कर कितनी सुंदर लगती हैं। जब कभी श्रृंगार कर लेती हैं तो मेरा मन उनकी नजर उतारने को करता है। उन्हें देखकर तो मेरी चाल में एक घमंड उभर आता है। पता है गौरव, कभी कभी तो मैं रिश्तेदारों की बहुओं से उनकी तुलना करने बैठ जाती हूँ कि पास पड़ोस में रिश्तेदारों में है कोई जो मेरी बहुओं से अधिक सुंदर हो। तभी बेला बोल उठी, और भाभी मैं? अरे, तू किसी और की पसंद की है क्या? तुझे भी तो मैं ही ठोक बजाकर लाई थी। तू किसी से कम कैसे हो सकती है? बहुएं छांटने में मैंने कोई समझौता नहीं किया। मैं दहेज के लोभ में कभी नहीं आई। बस गुण, शील, सौंदर्य के पीछे ही भागी। तभी फोन की घंटी बजी तो गौरव ने रिसीवर उठाया। हेलो। हेलो चाचा जी, प्रणाम। सौमित्र बोल रहा हूँ। वहाँ सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। और तुम लोग? यहाँ सब कुशल मंगल है। जरा माँ से बात करा दो। हाँ हाँ, कहकर मैंने भाभी को रिसीवर थमा दिया। भाभी, सौमित्र का फोन है। हेलो माँ, प्रणाम। सुखी रहे। इतने दिनों बाद माँ की याद आई। नालायक, इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया? फोन किस लिए करता? आप कहीं गैर जगह थोड़े ही ना गई हैं। अपने तीसरे बेटे के पास गई हैं। बड़े के पास आप हो तो क्या हालचाल पूछता। वैसे मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। हाँ माँ, फोन इसीलिए किया कि डॉक्टर योगेश की लड़की की शादी है। परसों ही वो कह रहे थे कि सौमित्र, तुम्हारी माता जी को जरूर आना है। आप आ जाइए, कहें तो मैं लेने आ जाऊं। पूछ लीजिए चाचा जी से। भाभी बोली, अरे गौरव, सौमित्र बुला रहा है कि डॉक्टर योगेश की लड़की की शादी है। आ जाएं, मुझे जाना चाहिए। डॉक्टर योगेश हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उनसे बिल्कुल घर जैसे संबंध हैं। सौमित्र पूछ रहा है कि मैं लेने आ जाऊं। मैंने कहा, नहीं भाभी, वो क्या करेगा आकर? कल शनिवार है, मेरी छुट्टी है। मैं छोड़ आऊंगा आपको। मैं भाभी को शनिवार की प्रातः आगरा छोड़कर शाम को ही वापस दिल्ली लौट आया। उसके बाद जो वहाँ हुआ
उसकी खबर मुझे सौमित्र ने एक दिन फ़ोन पर दी। भाभी के आदेशानुसार दोनों बहुएं डॉक्टर योगेश की लड़की की शादी के लिए सज धज कर तैयार हो गईं। भाभी ने आदेश दिया, अरे बड़की छुटकी जल्दी करो, बारात आने का समय हो चला है। दोनों बहुओं ने साड़ी और गहने पहने, श्रृंगार किया और फिर सिर पर साड़ी का पल्लू रखा। आकर भाभी के सामने खड़ी हो गई और बोली, चलिए मम्मी जी हम तैयार हैं। बैंकेट हॉल की सजावट से आंखें चौंधिया रही थी। ऐसा लगता था मानो बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी नर नारियों की कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो। नवयुवतियां बहुएं खास तौर से जम रही थीं। सभी की नज़र वहां उपस्थित बहुओं पर थी, पर पता ही नहीं लग रहा था कि कौन बहू है कौन बेटी। हाथ में चूड़ा पहने कोई कोई नववधू तो पहचानी जा सकती थी। अधिकतर बहुएं लड़कियां घाघरे पहने थी जो फर्श पर घिसटते हुए पोछा सा लगते प्रतीत हो रहे थे। कुछ स्त्रियां साड़ी पहने हुए थी, सभी नंगे सिर, मात्र छोटा सा ब्लाउज पहने थी। चुन्नी शायद ही किसी के सिर पर हो, यदि कि किसी के पास चुन्नी थी भी तो वो एक कंधे पर लटकी हुई थी, मात्र कंधे की शोभा बढ़ा रही थी। भाभी की दोनों बहुएं जरी की भारी कीमती साड़ियां पहने हुए थी, सिर साड़ी के पल्लू से ढके थे। भाभी को अपनी बहुएं सबसे अलग थलग सी लग रही थी, अजीब सी दिखाई दे रही थी। भाभी ने सोचा कि इतने प्यारे लंबे घने काले बालों के जूड़े बनाए हुए हैं बहुओं ने, क्या फायदा, सिर ढके हुए हैं। भाभी को बहुओं का ये रंग ढंग कुछ जचा नहीं। इतनी महंगी साड़ियां पहने हुए हैं बहुएं जो किसी के पास नहीं हैं, लेकिन जो चीप तो नहीं कहनी चाहिए पर अपेक्षाकृत सस्ती हैं। उनमें जो बात नजर आती है वो बात मेरी बहुओं के परिधान में नहीं दिखाई दे रही। भाभी सारे समारोह का गहराई से निरीक्षण कर रही थी। सबके हाव भाव, एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करना, मटक मटक कर चलना। भाभी को लगा कि मेरी बहुएं तो इन सबके सामने सेठानी सी लग रही हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुओं के पास गई। वो अकेली बैठी हुई थी। भाभी ने धीरे से कहा, गवारों की तरह सिर क्यों ढके बैठी हो। बहुओं ने झट से सिर से साड़ी के पल्लू उतार दिए। भाभी को वो पहले से अच्छी लगी। घर लौटते लौटते रात 1 बजने को आ रहा था। रास्ते में भाभी ने कहा, बेटों से पूछा, तुम लोग कहाँ थे, दिखाई नहीं पड़े। वहीं तो थे यार दोस्तों के साथ, सौमित्र ने कहा। और बीवियां कहाँ हैं? ये पता ही नहीं रहा तुम दोनों को। अपनी अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं थे? मैं देख रही थी कि सब अपनी अपनी पत्नी के साथ घूम घूम कर खा पी रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था उनके प्यार को देखकर। लगता था कितने खुश हैं ये लोग, और तुम्हारा कुछ पता नहीं, कहाँ छिप गए थे। जरा भी मैनर्स नहीं है तुम लोगों को। अगले दिन भाभी ने सुबह ही बहुओं को हुक्म दिया, अरे बड़ी छुटकी सुनो, आज मार्केट चलना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, खाने से जल्दी निपट लेना। दोपहर के बाद भाभी बहुओं को लेकर एक प्रसिद्ध मॉल में पहुंची। सबसे पहले साड़ियों के शोरूम में प्रविष्ट हुई। बोली, देखो बड़की छुटकी, अपनी अपनी पसंद की कुछ डिजाइनर साड़ियां ले लो। पर मम्मी जी, हमारे पास तो एक से बढ़कर कीमती साड़ियों से अलमारियां भरी पड़ी हैं, क्या करना है और साड़ियां लेकर, बड़की ने कहा और पीछे से छुटकी को चुटकी काटी। छुटकी बोली, दीदी ले लेंगी, मुझे नहीं चाहिए। बड़की बोली, अरे मैं बड़ी हूँ, तेरे सामने पहनती क्या मैं अच्छी लगूंगी? नहीं तू ही ले ले। भाभी कुछ रोष दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ, दोनों बुढ़िया हो गई। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो नए जीवन में प्रवेश किए हुए नहीं कि अभी से अपने को बुढ़िया समझने लगी। अरे यही तो उम्र है पहनने ओढ़ने की, उछलने कूदने की। जब बच्चे हो जाएंगे तो क्या सुध रहेगी अपनी। चलो मैं कहती हूँ खरीदो। दोनों बहुएं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बड़की बोली, मम्मी जी आप कह रही हैं तो खरीद तो हम लेंगी, पर आपने पहले ही हमें जेवर कपड़े लत्तों से लादा हुआ है कि अब जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्या करना है? छुटकी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। भाभी ने कहा, अरे सुना नहीं, बहस किए जा रही हो। जब कह दिया कि खरीदो तो बस खरीदो, नो कमेंट। दोनों बहुओं ने जी भर कर डिजाइनर साड़ियां खरीदी। हर साड़ी पर यह कहना नहीं भूलती थी, मम्मी जी ये कैसी है? हाँ हाँ अच्छी है, की मोहर लगवाई जाती थी। बड़की बोली, बस मम्मी जी बहुत हो गई, अब रहने दीजिए। अरे अभी मेरी पसंद की भी तो खरीदी ही नहीं, कहकर मम्मी ने दोनों के लिए अपनी अपनी पसंद की कुछ साड़ियां, लहंगे आदि और खरीदे। दोनों बहुओं के मन में तो लड्डू फूट रहे थे।
दोनों सासू माँ के साथ खुशी खुशी घर लौट आईं। शाम को सौमित्र और राघव लौटे। आते ही बिना कपड़े चेंज किए माँ से चिपट कर बैठ गए। अरे उठो भी यहाँ से, कब तक मेरा दिमाग चाटते रहोगे? जाओ अपने अपने कमरे में और कपड़े चेंज करो। और फिर जोर से बोली, अरे बड़की छुटकी, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों के रंग ढंग बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों ही घबराई हुई सी भागी आईं। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? बड़की बोली। हुआ ही कुछ नहीं, तुम्हें पता है दोनों लड़के कब के घर आ चुके हैं। उन दोनों को कुछ चाय वाय चाहिए या नहीं? ख्याल है तुम लोगों को? पतियों के घर आते ही पत्नियां उनकी ओर दौड़ी चली आती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं, चाय पानी देती हैं। कुछ मैनर्स भी आते हैं तुम्हें या नहीं? जाओ, यूं ही खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? उनकी खैर खबर लो। इतनी भी तमीज नहीं कि शाम को घर लौटा पति क्या चाहता है। ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि उसने अगर पत्नी के मुख पर खिलखिलाहट नहीं देखी, यदि उसके सामने उसकी पत्नी फूहड़ सी आकर खड़ी हो जाए तो कैसा लगेगा उसे? तुम लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं रहे क्या? नौकरानियां सी लग रही हो, जाओ यहाँ से। दोनों बहुएं चली गईं। सभी लोगों ने रात को खाना एक साथ खाया। खाना खाते ही सौमित्र राघव भाभी के कमरे में चले गए। दोनों माँ से लिपटकर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर में ही भाभी बोली, जाओ, बहुएं इंतजार कर रही होंगी, सुबह की थकी मांदी हैं, जाग रही होंगी। जागने दो माँ, जब नींद आएगी तो सो जाएंगी। नहीं नहीं, उठो तुम लोग यहाँ से, मुझे भी नींद आ रही है। वो उठ कर गए तो दोनों बहुएं भाभी के पास आ पहुंची। अरे तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो? आप जब सो जाएंगी मम्मी जी, तब हम सोएंगी। लाइए आपके पैर दबा दें। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। दोनों बहुएं भाभी के चरण छूकर चली गईं। अगले दिन भाभी ने डिनर पर कहा, देख रही हूँ सौमित्र राघव, तुम दोनों बहुओं की उपेक्षा कर रहे हो, और बहुएं भी कम नहीं, वो भी तुम्हारी परवाह नहीं कर रही। सारे काम मेरे सिर पर डालते जा रहे हो। मम्मी जी, नौकरों को तनख्वाह देनी है, पैसे दे दीजिए। अखबार वाले का बिल देना है, बाजार से सामान लाना है, पैसे दे दीजिए। मुझ जैसे और कोई काम ही नहीं। सेफ खोलकर पैसे देती रहूं, बस तुम्हारे कामों में फिरकी बनी घूमती रहूं। पर चाबी तो आपके ही पास रहती है मम्मी जी, बड़की बोली। तू खुद क्यों नहीं रख लेती बड़की? चाबी भी मैं संभालूं, घर के सारे खर्चों का हिसाब भी मैं ही रखूं। तुम सब लोग खाली पड़े रहो। ये लो गुच्छा, संभालो, सब कुछ अपने आप करो। मुझसे अब नहीं होती तुम्हारी चौकीदारी। अब लेन देन के मामले में मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं क्या सदा तुम लोगों के चक्करों में ही फिरती रहूंगी? अब से तुम जानो तुम्हारा काम, जो चाहो जैसे चाहो खर्च करो। अब तुम लोग समर्थ हो, अपना भला बुरा सब समझती हो। और भाभी ने चाबियों का गुच्छा बड़की को थमा दिया। बड़की बोली, आपके जितनी अक्ल कहाँ से लाएं हम लोग? हम तो अभी बच्चे हैं। आप जैसे जैसे कहती रहेंगी हम करते रहेंगे। हमारे बुरे भले की तो आप ही सोचेंगी। आपको ऐसे कैसे फ्री कर दें? आपने इन पौधों को सींचना तो आपको ही है। और दोनों बच्चियों की भांति सास के दाएं बाएं बैठ गईं। अरे मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? जो कुछ गलत होगा मैं कह दिया करूँगी, पर अब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। और सुन लो सौमित्र राघव, घर में मनहूसियत मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे हर समय सन्नाटा सा महसूस होता है इस घर में। क्या ये एक घर है? ना हल्ला गुल्ला, ना हंसी मजाक, ना बच्चों की किलकारियाँ, ना किसी का रूठना मनाना। कहते कहते भाभी भावुक हो उठी। तुम चारों ही तो हो जिनमें मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ। घर की ये चुप्पी, ये शांति मुझे खाने को दौड़ती है। मैंने गौरव से भी कहा था कि गौरव, फूल खिले ही अच्छे लगते हैं, मुरझाए फूल देखने की मेरी आदत नहीं। तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, घर में मुझे शांति नहीं, खिलखिलाहट भरा माहौल चाहिए। कहकर भाभी ने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।